जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आह। पलंग से नीचे पैर रखते ही कविता घुटनों पर हाथ रखकर कराह उठी। अब तो लगता है जल्दी काठी का मोहताज होना पड़ेगा। घुटने तो बिल्कुल ही काम से गए। अच्छी भली चलती फिरती थी, पता नहीं क्या हो गया। अरे पिछली बार आई थी तब तो तुझे घुटने की कोई परेशानी नहीं थी। 1.5 साल में अचानक क्या हो गया। आदित्य की शादी में तूने कितनी भागदौड़ की थी। सरिता ने कविता की हालत देखकर दुख और अफसोस से कहा। हाँ, उम्र भर तो अच्छी रही, पर बस पिछले 1.5 साल में ही पता नहीं क्या हो गया। आदित्य की शादी के बाद से ही घुटनों में दर्द रहने लगा और अब तो पलंग से उठकर बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो गया है। दर्द के मारे जान निकल जाती है। इस डर से तो मैंने पानी पीना भी बहुत कम कर दिया है। कविता जैसे तैसे बाथरूम तक जाकर आई और फिर से पलंग पर बैठ गई। तब तक सरिता लहसुन डाला हुआ गर्म तेल लेकर आई और कविता के घुटनों की मालिश करने लगी। अरे जीजी, ये क्या कर रही हो? तुम तो बड़ी हो, सेवा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। कविता संकोच से भरकर बोली। तो क्या हुआ, जब मेरे घुटने में दर्द होगा तो तुम तेल लगा देना। तकलीफ में क्या छोटा और क्या बड़ा, कहकर सरिता ने कविता के घुटनों की मालिश कर दी। कविता के बेटे आदित्य की शादी में दोनों बहनें मिली थी, तब से 1.5 साल हो गया। अब कविता ने बड़े आग्रह से सरिता को 4-5 दिन के लिए अपने घर रहने बुलाया था। सरिता कल रात में ही आई थी। दोनों बहनें देर रात तक बातें करती रही। सुबह के 7-7:30 बजे थे। सरिता चाय बनाने किचन में जाने लगी तो कविता ने उसे रोका कि बहू उठकर बना देगी, लेकिन सरिता आनन फानन में अपनी कविता की और कविता के पति सुरेश की चाय बना लाई। 7:30 हो गया, लेकिन बहू के उठने का पता ही नहीं है। यह नहीं कि तुम आई हो तो जल्दी उठकर चाय बना दे। रोज सुबह की चाय के लिए 7-7:30 बजे तक राह देखते रहो। कविता ने उलाहना के साथ कहा। आज आदित्य की छुट्टी है, 10-20 मिनट देर से ही उठ गए तो क्या हुआ। और भाई, सुबह मुझे जल्दी चाय पीने की आदत है, तो मैं तो किसी के भरोसे नहीं रहती। अपनी और उनकी चाय खुद बना लेती हूँ और पेपर पढ़ते हुए या बगीचे का काम करते हुए गरम गरम चाय का मजा लेती हूँ। सरिता ने कहा। हमें अगर सुबह 5 बजे या और किसी ऐसे समय चाय पीने की आदत हो जो आदत दूसरों के लिए सुविधाजनक ना हो, तो फिर हमें ये काम खुद कर लेना चाहिए, बजाय दूसरों के बनाने का इंतजार करने और उस पर चिढ़ने के। सरिता ने गंभीर स्वर में कहा। 15 मिनट बाद ही बहू यानी सौम्या रसोई घर में आई तो चाय के बर्तन देखकर झेंप सी गई। कोई बात नहीं सौम्या, चाय पी चुके तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ की बनी हुई फिर से पी लेंगे। अब बताओ सब्जी क्या बनानी है, सरिता ने कहा और सौम्या के मना करने पर भी फटाफट सब्जियां निकालकर धोकर काटने लगी। तभी आदित्य किचन में आ गया। सुरेश भी वहां आ गए। सौम्या कविता को कमरे में ही चाय दे आई। बाकी सबने किचन में बैठकर चाय साथ में पी। सरिता नाश्ता और खाना बनाने में सामान्य रूप से सौम्या की मदद कर रही थी। साथ ही पुरानी बातों का दौर और हंसी मजाक भी चल रहा था। सौम्या भी खुलकर हंस रही थी। कविता के कमरे तक सबके हंसने बोलने की आवाज जा रही थी। सौम्या की आवाज सुनकर कविता को आश्चर्य हो रहा था। सौम्या कविता से तो कभी इतनी बातचीत नहीं करती। महीनों से तो उसने उसे हंसते मुस्कुराते भी नहीं देखा था। जब सबके खाने का समय हुआ तब कविता ने नहाने जाने की बात की। सौम्या ने सबका खाना परोसकर कविता के लिए नहाने का पानी रखा, कपड़े बाथरूम में रख दिए। नहाने के बाद कविता पूजा करने बैठी। सौम्या सबको खाना भी परोसती जा रही थी और कविता के लिए पूजा की तैयारी भी करती जा रही थी। कभी पानी देना, फूल लाकर देना, चंदन घिस कर देना, भगवान का चरणामृत तुलसी चौरे में डालकर आना, पूजा के बाद भगवान जी का तौलिया धोकर सूखने डालना, फिर कविता को खाना खिलाकर तब सौम्या ने खाना खाया। खाने के बर्तन आदि समेटते हुए सौम्या को 2:30-3 बज गए। शाम को सरिता ने सौम्या और आदित्य को बाहर घूमने भेज दिया। दोनों का चेहरा खिल गया। महीनों बाद वो घूमने जा रहे थे। हमेशा तो खाना बनाने, सुरेश और कविता को परोसने तक में ही इतनी देर हो जाती थी कि सौम्या मायूस होकर जाने से ही मना कर देती थी। अब भला रात में 9 बजे घूमने का समय ही कहाँ रह जाता है।
आज सरिता ने कहा रात में वह कुछ भी बना लेगी और कविता तथा सुरेश को खिला देगी। सरिता ने देखा कविता को सौम्या का जाना अच्छा नहीं लगा। घर में मेहमान आए हैं और बहू यूं घूमने निकल गई। कविता के स्वर में नाराजगी थी। मैंने ही उन्हें भेजा है, वह तो जाने को तैयार भी नहीं थी और मैं कोई मेहमान थोड़ी ही हूँ, सरिता ने कहा। दूसरे दिन सरिता ने कविता को जल्दी नहाने और पूजा करने को कहा ताकि वह भी सबके साथ बैठकर खाना खा सके। बड़ी अनिच्छा से ही कविता नहाने गई। उस दिन सौम्या काम से 1:30 बजे ही फ्री हो गई तो सरिता ने उन दोनों को पिक्चर देखने भेज दिया। दोपहर में आराम करने कविता और सरिता पलंग पर लेट गई। कविता फिर घुटनों पर हाथ फेरते हुए कराहने लगी, पता नहीं क्या जानलेवा बीमारी हो गई है। मैं तो अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ, ना चल पाती हूँ, ना ही कहीं आ जा पाती हूँ, बस इस कमरे में कैद होकर रह गई हूँ। कविता फिर अपने घुटनों का रोना लेकर बैठ गई। तुझे सांस नामक बीमारी हो गई है कविता, और कुछ नहीं, अचानक सरिता बोल उठी। क्या? कविता चौंक गई। हाँ, और यह बड़ी भयानक बीमारी है। एक बार यह रोग लग जाए तो उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती। सरिता के स्वर में हल्का सा व्यंग था। क्या कह रही हो दीदी, तुम भी ना? कविता चिढ़कर बोली। मैं ठीक कह रही हूँ, तुझे कुछ नहीं हुआ है। मध्यम वर्गीय भारतीय घरों की सासों के साथ यही होता है। उम्र भर वो घर का सारा काम करती हैं, लेकिन जैसे ही बहू घर में आती है सारा काम उसे सौंप कर पलंग पर बैठ जाती हैं और बीमारियों को न्योता देती हैं। अरे, मेनोपॉज के समय हार्मोनल चेंज होते हैं। इस समय तो शरीर को व्यायाम की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि वह स्वस्थ रहे, लेकिन तुमने तो पलंग पकड़कर बीमारियों को न्योता दे दिया। उम्र भर घर का काम करने के बाद अचानक शरीर एकदम निठल्ला होकर बैठ जाएगा तो क्या होगा? मशीन को भी बंद करके रख दो तो उसमें भी तो जंग लग जाती है। फिर यह तो शरीर है। पिछले 1.5 साल में अपने शरीर की हालत देखी है। वजन कम से कम 25 किलो बढ़ गया है। अब घुटनों पर यह अतिरिक्त भार पड़ेगा तो दर्द तो होगा ही। मोटापे से घुटने खराब और आगे डायबिटीज को आमंत्रण, और फिर कोसती हैं बेचारी बहू को कि इसके आने के बाद ये सब हो गया। सरिता ने खरी बात आखिर बोल दी। सारी उम्र तो काम में पिस गई, अब इस उम्र में थोड़ा आराम कर लिया तो। अरे, अपनी गृहस्थी, अपने ही पति बच्चों के लिए काम किया ना, सब करते हैं और तुमने कोई एहसान नहीं किया, किसी दूसरे के घर का काम तो नहीं किया ना। सरिता ने उसे डांट लगाई। हमारी सास भी तो बैठी रहती थी, हम भी तो अकेले ही सारा काम करते थे। तो कविता कुछ और कहना चाहती थी मगर सरिता ने बीच में ही उसे रोककर कहा, बस बस, मैं तेरी मंशा समझ गई। वो जमाना और था, कुछ लोगों की सोच संकुचित होती है, लेकिन हम भी वैसा ही नजरिया रखें तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। तेरी सास ने तुझसे काम करवाया, इसलिए तू भी अपनी बहू से बदला लेगी? यह तो ओछी प्रवृत्ति छोड़ दे। मैं तुझसे 4 साल बड़ी हूँ, लेकिन मेरा शरीर एकदम स्वस्थ है क्योंकि मैं घर का काम करती रहती हूँ। बहू को मदद भी हो जाती है और गृहस्थी संचालन में मेरी सशक्त भूमिका भी बरकरार है। लेकिन तुम्हारे जैसी सास काम में मदद तो करेंगी नहीं। हाँ, पलंग पर बैठे बैठे गृहस्थी पर अपना आधिपत्य जताकर व्यर्थ विवाद और खींच को बढ़ावा देंगी। सच है, खाली दिमाग शैतान का घर। काम तो कुछ है नहीं तो बहू को परेशान करके ही व्यर्थ खुरापाते दिमाग पैदा होती रहती हैं। पर मैंने बहू को क्या परेशान किया? कविता हैरानी से बोली। ये जो देर से नहाना है, देर से खाना खाने बैठना, इसके पीछे की चालाकी मैं सब समझ रही हूँ, सरिता ने कहा। तो कविता ने सक पका कर सिर झुका लिया। देख, बहू के भी अपने सपने हैं। खाली बैठकर तेरा दिमाग उल्टी दिशा में चलने लगा है। तू जानबूझकर उसे काम में उलझाए रखती है ताकि वह आदित्य के साथ बाहर ना जा पाए। तू अपने दिनों की कुंठा अब उस पर निकाल रही है। यह ठीक नहीं है। किसी दिन अगर वो दोनों अलग हो जाएं, तो फिर ये घुटनों का दर्द लेकर भी सारी गृहस्थी तुझे अकेले ही खींचनी पड़ेगी। तब उसे मत कोसना। शरीर तो काम करने के लिए ही होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी 70 वर्ष की उम्र में जाकर चित्रकारी सीखी और चित्र बनाना प्रारंभ किया। वे अगर उम्र की सोचते तो इतना नाम नहीं कमाते। अंतिम बात करने तक सरिता का स्वर काफी हद तक संयत हो चुका था। कविता सोच में पड़ गई। सरिता दूसरी ओर मुंह करके सो गई
थोड़ी देर बाद कविता पानी लेने किचन में गई। सरिता ने चुपचाप देखा। कविता बड़े आराम से चल रही थी। वह मुस्कुरा दी। सरिता को सुबह सैर करने की आदत थी। दूसरे दिन वह सुबह उठी तो देखा कविता उससे पहले ही उठकर बाहर जाने को तैयार थी। यह देखकर सरिता सुखद आश्चर्य से भर गई। थोड़ी दूर हुई सही, पर कविता सरिता के साथ पैदल घूमने गई। इतने दिनों से उसके पैर बैठे बैठे अकड़ गए थे। अब जोड़ खुलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन सरिता को तसल्ली थी कि कम से कम कविता की बुद्धि पलटी तो। घर जाकर चाय भी कविता ने ही बनाई। बर्तनों की खटपट सुनकर सौम्या दौड़ी दौड़ी किचन में आई तो कविता को काम करते देख आश्चर्यचकित रह गई। वह चाय बनाने जा ही रही थी कि सरिता ने इशारे से उसे मना कर दिया। आदित्य और सुरेश भी किचन में चले आए। कविता ने सबकी चाय टेबल पर रखी। आज पूरा परिवार एक साथ बैठा था। लो सौम्या, तुम्हारी सास अब एकदम स्वस्थ हो गई है। अब वह सब काम कर सकती है। बस अब तुम उस पर एक नई जिम्मेदारी डालने के लिए फटाफट उसे दादी बनाने की तैयारी शुरू करो, सरिता ने कहा। तो सौम्या शर्मा गई और सब खिलखिलाकर हंस दिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।